हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का यहां पर आपको मिलने वाला है 70 MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। जो बच्चा 12th क्लास में है या कि जो बच्चा 12th क्लास के बाद भी तैयारी कर रहा है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, जैसे CUET है ना, आपका JEE, नीट, या कि आप तैयारी कर रहे हैं BSc नर्सिंग या किसी भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। किसी भी बोर्ड एग्जाम से होंगे, बिहार, राजस्थान, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ या MP के स्टूडेंट, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज का ये सेशन यदि आप कंप्लीट देखते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको चैप्टर 1 है ना, ऑब्जेक्टिव इसके अलावा कुछ भी तैयार ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। देख ही पा रहे हैं क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना है ना, मेहनत करना है। पहला क्वेश्चन है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन को निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ डोपिंग करना होता है। सिलिकॉन के साथ, बोरान के साथ, जर्मेनियम, आर्सेनिक। सबसे पहले यहां पे आपको समझना है कि पी प्रकार का अर्धचालक कब बनता है। जब 14वें समूह के तत्व में हम 13वें समूह के तत्व को मिलाएंगे तो पी प्रकार का बनता है, और जब प्यारे बच्चों 15वें समूह के तत्व को मिला दें तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए सिलिकॉन हमारे 14वें समूह का तत्व है, इसमें 13वें समूह के तत्व को मिलाना पड़ेगा, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा बोरान। बोरान को मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हीरे के प्रति सेल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 1, 4, 8, 6। राइट आंसर बताना भाई साहब। हीरे के प्रति सेल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा तो उनके उत्तर याद भी करना पड़ेगा। जैसे हीरे के प्रति सेल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगला देखो, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है। क्यों? क्योंकि ठोस NaCl में कोई आयन नहीं होते। ठोस NaCl सहसंयोजक है। ठोस NaCl में आयनों की गति नहीं होती। ठोस NaCl में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसका राइट आंसर बताना है। देखो, यदि हम बात करें आयनिक यौगिकों की, तो आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा का चालन कब होता है, जब आयन गति करते हैं, आयन का चालन होता है। आयन गति करेंगे तभी विद्युत का चालन होगा। लेकिन यदि बात करें ठोस की बात करें तो ठोस में विद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि किसी भी आयनिक यौगिकों की जो विद्युत चालकता है केवल गलित अवस्था में होती है, अर्थात जो आयनिक यौगिक है वो गलित अवस्था में होगा तो विद्युत का चालन करेगा। तो यहां पर जो आपका NaCl है कुचालक है ठोस अवस्था में। क्यों? क्योंकि इसमें आयन की गति नहीं होती। 70 क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा आप लोग यहां पर अपना धैर्य बनाकर रखेंगे, क्योंकि समझाना भी जरूरी है, ना केवल हमारा यहां पर 70 क्वेश्चन का आंसर देना। बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे जिन्हें हम समझा देंगे ताकि आपको याद आना रहे, सॉरी भूले ना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हीरे के लिए निम्न में से क्या सही है। हीरा विद्युत का सुचालक है। हीरा मृदु है। हीरा ताप का कुचालक है। हीरा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आपको पता है हीरा कार्बन का अपर रूप है। हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही है बताना है आपको। तो हीरा आपका भैया सुचालक हो सकता है क्या? नहीं। हीरा आपका सहसंयोजी ठोस है जिसमें केवल ग्रेफाइट सुचालक होता है। हीरा मृदु है? नहीं, अत्यंत कठोर होता है। हीरा ताप का कुचालक है, बिल्कुल सत्य है, कुचालक होता है। और जो आपका हीरा है कार्बन से मिलकर बना होता है, ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो डी नंबर तो कभी हो ही नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न के कारण धातु में चमक होती है। किसके कारण धातु में चमक होगी? उच्च घनत्व के कारण, उच्च पॉलिश के कारण, रासायनिक अभिक्रियाशीलता के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, बताना है आपको कौन सा भैया कारण है चमक का। 4 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु में चमक पाई जाती है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठोस के अभिलाक्षणिक गुण हैं
निश्चित आकृति, निश्चित आकार, निश्चित आकृति एवं आकार, निश्चित आकृति, आकार एवं दृढ़ता ठोस के अभिलाक्षणिक गुण हैं। किस कारण से ठोस भैया एक ठोस के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग अब तक में कर लिए होंगे। निश्चित आकृति भी होती है, निश्चित आकार भी होता है, दृढ़ भी होता है, मजबूत होता है, यही इनके गुण है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय रूप है, बताओ सिलिका का है, सोडियम सिलिकेट का है, सिलिकॉन कार्बाइड का है या सिलिकॉन का है? सिलिका और सिलिकॉन देख सकते हैं, दोनों डिफरेंस है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 का बताना है। क्वार्ट्ज जो है भैया वो सिलिका SiO2, किसका? SiO2 सिलिका का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पदार्थ की 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की क्षमता कहलाती है, बताओ। अक्रिस्टलीयता कहलाती है, समरूपता, बहुरूपता, समव्यपता। 2 या 2 से अधिक यानी बहुत रूप बनाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल इसके शब्द से ही अर्थ निकल रहा है। किसी पदार्थ की 2 या 2 से अधिक क्रिस्टलीय संरचना बनाने की क्षमता, बहुत अधिक बनाएगी, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बहुरूपता, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हीरा उदाहरण है किसका है भैया? ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध है। हीरे में हाइड्रोजन बंध होता है, कार्बन का पररूप है, सोच लेना। आयनिक ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, कांच है, बताओ जरा। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका तीनों के तीनों किस ठोस का उदाहरण है? तो इस पे राइट आंसर आपको बताना। मैं थोड़ा सा रुकता क्यों हूं? क्योंकि आप लोग सोच समझ लें कि आपसे बन पा रहा है। यदि बन पा रहा है तो सोच लिया आपने, सहसंयोजक ठोस है हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। किस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है? ऊष्मा विद्युत का चालन किसमें होगा? आयनिक ठोस में, सहसंयोजी ठोस में, धात्विक, आणविक में। आपने आयनिक में तो भी पढ़ा भैया, ठोस यदि है तो उसमें विद्युत का चालन हो नहीं सकता। ये कब होगा? जब गलित अवस्था में होगा। तो अभी यहां पर ठोस या द्रव की अवस्था की बात नहीं कर रहा है, सिंपल है, किसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन आसानी से होगा। तो 4 ऑप्शन है, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक, आणविक। कौन सा सही होगा? आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, धात्विक जो ठोस है इसमें विद्युत का और ऊष्मा का दोनों का आसानी से चालन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिस्टलीय ठोस है, बताओ। कांच है, रबर है, प्लास्टिक और शक्कर है। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिनकी रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम में अवस्थित होते हैं उनसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? जिनके रचक इकाई घटक नियमित रूप से अवस्थित नहीं होते। तो चलो बताओ जरा कौन सा राइट आंसर है बच्चे लोग? क्रिस्टलीय ठोस है इनमें से। तो कांच, रबर, प्लास्टिक तीनों के तीनों अक्रिस्टलीय हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्कर। क्या हो जाएगा? शक्कर। सिलिकॉन है, क्या है? अर्धचालक है, कुचालक, चालक, ननाबदीज। राइट आंसर आपको बताना है भाई, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, कुचालक है या चालक है, ननाबदीज? कौन सा भैया? सिलिकॉन क्या है? तो आपका सिलिकॉन जो होता है वो अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है। एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो राइट आंसर आपका होगा एक दीर्घ परासकोटि, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 14, निम्न प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की शुद्धि मिलाई जाती है? अभी आपने पढ़ा था पी प्रकार, उसमें हमने समझा भी दिया था एन प्रकार। जैसे हम 14वें समूह के तत्व में 13वें समूह के तत्व को मिला दें, यानी चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दें, तो हमारा पी प्रकार का बनता है। लेकिन वहीं पे चतुसंयोजी, सिलिकॉन जो चतुसंयोजी है इसमें पंचसंयोजी मिलाएंगे, ठीक है। तो पंचसंयोजी मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से याद रखो, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिला दो तो पी प्रकार का अर्धचालक, यदि चतुसंयोजी में पंचसंयोजी मिला दो तो आपका एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ओके बच्चे लोग, आगे देखो, निम्न ठोसों में कौन उच्चतम गलनांक प्रदर्शित करते हैं? सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, छद्म ठोस, आणविक ठोस। निम्न में से आपको राइट आंसर बताना है कौन से ठोस है जो उच्चतम गलनांक रखेंगे। जिनके अणुओं के बीच उच्च आकर्षण बल होगा उनका गलनांक उच्च होगा, क्योंकि गलनांक क्या है? किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना है तो कुछ ना कुछ ताप की आवश्यकता होगी और वही ताप उसका गलनांक होगा। तो जो हमारा आयनिक ठोस होता है इसमें आयन के बीच जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं कूलाम्ब आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? कूलाम्ब आकर्षण बल, जो कि बहुत ही प्रबल होता है। तो आयनों के बीच लगने वाला बल कूलाम्ब आकर्षण बल, और ये आयनिक ठोस में पाया जाता है। ओके चलिए, इसलिए प्रबल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? असमदैशिक, समदैशिक, कठोरता, घनता। कौन सा गुण नहीं है? याद रखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? असमदैशिक होता है
और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? समदैशिक होता है। तो यहां पे जो समदैशिक है ये अक्रिस्टलीय का गुण है, इसलिए भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक क्रिस्टलीय ठोस क्या है भैया? ठोस से द्रव में तेजी से परिवर्तित होता है जब उसे गर्म करते हैं। कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, ज्यामिति में सरलता से डिफॉर्मेशन होता है, धीरे धीरे मुलायम होता है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 का 4 ऑप्शन है, बताना है भैया एक क्रिस्टलीय ठोस का गुण बताना है। तो चूंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो तेजी से परिवर्तित होगा ठोस से द्रव में, कब? जब उसे हम गर्म करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतर आणविक बल होता है? दुर्बल अंतर आणविक बल पाया जाएगा बर्फ, फास्फोरस, नेप्थलीन, सोडियम फ्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपको बताना है, कौन से ठोस में सबसे दुर्बल अंतर आणविक बल पाया जाता है? तो वो है आपका बर्फ। क्या? बर्फ। ठीक। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कार्बन है, सिलिकॉन है, टंगस्टन है, AgCl। जो धातु होगा वो धात्विक का उदाहरण होगा। ठीक है, जो धातु होगा तो टंगस्टन यहाँ पे धातु है ना, फिलामेंट बनाया जाता है बल्ब का। चलो, आयोडीन क्रिस्टल को किस समूह में रखते हैं? आयोडीन, NaCl की बात नहीं कर रहा है, आयोडीन की बात कर रहा है। आयोडीन नमक आप खाए होंगे। I2 जो है वो अणु है, इसलिए इसे हम कहां रखेंगे? ध्यान रखना, I2 क्या है? अणु है, इसलिए इसे हम कहां रखेंगे? तो हम रखेंगे आणविक क्रिस्टल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रवों का वर्गीकरण मौलिक रवा स्वभाव प्रकृति में किया जाता है। यानी यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन? देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल तंत्र जिसे बोलते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न क्रिस्टल तंत्रों में कुल कितने त्रिविम जालक हैं? त्रिविम जालक मतलब एकक सेल कितने? 7, 14, 32, 230। कुल कितने त्रिविम जालक यानी एकक सेल की संख्या टोटल कितनी है? तो 14 है। एकक सेल की टोटल संख्या कितनी है? 14 है। क्वेश्चन नंबर 23, सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में कितने अणु होते हैं? 2, 4, 6, 8। सोडियम क्लोराइड NaCl में बताना है कितने अणु होते हैं। तो NaCl की बात करूं तो ये फलक केंद्रित घनीय 6 अणु होते हैं। कितने? 4 अणु होते हैं। BCC जालक सेल में रिक्त स्थान कितना होता है? 26%, 48%, 23%, 32%। BCC का संकुलन क्षमता कितना होता है? 68% होता है। तो 100 में से आप 68 को घटा दो तो 32 होगा। ये आपको थोड़ा सा डाउट में डालेगा। यदि मैं कुल की बात करूं तो 100% होगा। संकुलन क्षमता कितनी आ गई? 68%। तो जो रिक्त यानी खाली स्थान कितना बचा? वो 32% बचा हुआ है। घनीय सुसंकलित संरचना CCP में उपस्थित प्रति परमाणु अष्टफल के रिक्त स्थान की संख्या कितनी होती है? सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है, कितना होगा? घनीय सुसंकलित में आपके परमाणुओं की संख्या 1 होगी। कितनी होगी? CCP 1 होगी। AB2 प्रकार का संरचना पाया जाएगा किसमें? NaCl, Al2O3, CaF2, N2O। ठीक है, तो देखो AB2 CaF2, बस कुछ है नहीं है, सोचना नहीं है, सरल तरीके से कर सकते हो। समरूप गोले के अंतः केंद्रित घनीय जालक में निकट पड़ोसियों की संख्या कितनी है? मतलब अंतः केंद्रित घनीय जालक है, उसमें एक गोले के चारों ओर कितने पड़ोसी होते हैं जिन्हें हम समन्वयन संख्या कहते हैं। तो जो आपका समरूप गोला होता है अंतः केंद्रित घनीय में है, तो उसमें जो पड़ोसियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अंतः केंद्रित घनीय की समन्वयन संख्या 8, याद कर लो। ठीक है। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की कोर की लंबाई कितनी होती है? अब यहां पर मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको कैलकुलेशन भी बता दूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4/√2r। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। किसी घन के केंद्र पर एक परमाणु होने पर उस परमाणु की प्रति एकक सेल की भागीदारी, यदि घन के केंद्र में कोई परमाणु है तो उसकी भागीदारी 1 ही है, क्योंकि वो किसी अन्य से जुड़ेगा नहीं। जुड़ सकता है? नहीं। यदि कोण पर है तो कोण 8 से जुड़ता है तो उसकी भागीदारी होती है 1/8। यदि फलक पर होता है तो एक फलक दूसरे फलक से, दूसरे घन के फलक से भी जुड़ सकता है, उसका होता है 1/2। याद कर लो। यदि केंद्र पर है तो एक अकेला है,
किसी और से जुड़ने की संभावना नहीं है। कोण पर है तो 1/8 भागीदारी, समझ रहे। यदि कोण पर है तो 1/4, यदि फलक पर तो 1/2। तो यदि यहां पर क्वेश्चन बोला है केंद्र पर तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं N2O में सोडियम की समन्वयन संख्या क्या है? 6 है, 4 है, 8 है, 2 है। बताओ N2O में सोडियम की समन्वयन संख्या। यहां पे थोड़ा सा इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं यहां पे केवल ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर सीधे डायरेक्ट बताता हूं कि N2O में जो सोडियम की समन्वयन संख्या होती 4 होती है, यानी सोडियम यानी 1 पॉजिटिव जो है 4 ऑक्सीजन से घिरा होगा। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन के चारों ओर कितने क्लोराइड आयन होते हैं? NaCl का समन्वयन संख्या 6:6 होता है। क्या होता है? 6:6। तो एक इस यानी सोडियम जो आपका 6Cl से घिरा होगा, और यदि एक Cl की बात करूं तो 6 Na से घिरा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 CaCl सीजियम क्लोराइड में CS पॉजिटिव सीजियम 1 पॉजिटिव की समन्वयन संख्या कितनी है? बताओ। CaCl में 8:8 होता है, याद रखिएगा। यदि NaCl की बात करूं तो उनका रेशियो है 6:6। यहां पर मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार, NaCl की समन्वयन संख्या का अनुपात होता है 6:6। सीजियम क्लोराइड इसमें समन्वयन संख्या 8:8। मतलब यहां पर Na 6Cl से या 1 Cl 6 Na से घिरा होता है। यहां पर जो सीजियम है 6 क्लोरीन से घिरा होगा, यहाँ की 1 क्लोरीन 6 सीजियम के परमाणु से घिरा होगा। तो यहां पर देखो CaCl में CS1 पॉजिटिव की समन्वयन संख्या तो आपका भैया 8 जो कि Cl नेगेटिव के बराबर है, 8 जो कि Cl नेगेटिव के बराबर नहीं है, तो ये भैया 8 होगा जो कि Cl नेगेटिव के बराबर है। आपका कौन सा 32 हो गया। चलो आगे देखो भाई साहब 33 सरल घनी इकाई सेल में समन्वयन संख्या का मान। सरल घनी इकाई, अब याद कर लो, ये चीज मैंने कराया है। सरल घनी इकाई सेल में समन्वयन संख्या का मान बताओ, ठीक है। तो आपका होता है सरल घनी इकाई सेल की समन्वयन संख्या 6 होता है। कितना? 6। आगे देखो कैल्शियम क्लोराइड संरचना में धन आयन एवं ऋण आयन की समन्वयन संख्या कितनी होती है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, यहां पर CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इसमें होता है 8:4। कितना? 8:4। आगे देखो यदि त्रिज्या अनुपात की परास 0.414 है, त्रिज्या अनुपात की परास कितने पर बच्चों? 0.414 से 0.732 है, तो फिर यहां पर आपको बताना है समन्वयन संख्या कितना होगा। बताओ भाई साहब, कहां से कहां तक भाई? 0.414 से 0.732, इसका समन्वयन संख्या आपका 6 होता है। एक चीज मैं यहां पर थोड़ा सा सारणी यदि बना दूं तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प हो सके। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जैसे मेरे पास त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.225 है, तो इसका समन्वयन संख्या 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये समतल त्रिकोणीय बनाता है, ठीक है। यदि 0.225 से 0.414 है, इसकी समन्वयन संख्या 4 होगी। 0.414 से 414 से, ठीक है, 0.732 है, इसकी समन्वयन संख्या 6 होगी। यदि इससे अधिक है, 0.732 से अधिक है 1.000, इसकी समन्वयन संख्या 8 होगी। कितनी होगी? 8 होगी। ये याद रखिएगा। ये आपका घनी होगा, ये आपका अष्टफलकी होगा, ये आपका चतुष्फलकी होगा, ये आपका समतल त्रिकोणी होगा। आकृति यदि आ जाए, संरचना व्यवस्था आ जाए कि त्रिज्या अनुपात इतना है तो इसकी संरचना कैसी होगी, तो याद रखिएगा समतल त्रिकोणी होगी। यदि त्रिज्या अनुपात इतना है तो इसका कितना हो जाएगा? चतुष्फलकी। यदि इतना त्रिज्या अनुपात है तो फिर आप लिख लेना अष्टफलकी। यदि त्रिज्या अनुपात इतना है या समन्वयन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो फिर आप बता देना घनी होगी। कैसी होगी भाई साहब? घनी होगी। मैंगनीज ऑक्साइड की क्रिस्टल संरचना होती है NaCl की भांति, Fe2O3 की भांति, CF2 या N2O की भांति, ठीक है। बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग सोच लो, समझ लो भैया, ये जो Mn है, मैंगनीज है, उस संरचना दर्शाएगा NaCl की भांति। कैसे? NaCl की भांति। ओके, क्वेश्चन नंबर आगे देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक आयनिक क्रिस्टल में धन आयनिक तथा ऋण आयनिक त्रिज्या का अनुपात 0.732 से अधिक है। अभी मैंने बताया था कि 414 से 732 तक, यानी मतलब समन्वयन संख्या 6,
लेकिन 0.732 से अधिक हो तो समन्वयन संख्या कितना होता है बताओ जरा। अभी मैंने बताया था, हो सकता है आपको याद होगा, 8। क्या होगा? 8 हो जाएगा। आगे देखो, क्रिस्टलों में साटकी दोष पाया जाता है जब, साटकी दोष मतलब क्या होता है? यदि क्रिस्टल से एक धनायन या एक ऋणायन, यानी बराबर मात्रा में धनायन और बराबर मात्रा में ऋणायन बाहर निकल जाए तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे साटकी दोष कहते हैं। और साटकी दोष के कारण घनत्व कम हो जाता है। तो यहां पर लिखा क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है, गलत है। जालक में धनायन तथा ऋणायन अलग अलग संख्याएं लुप्त होती है, ये भी गलत है, बराबर मात्रा में लुप्त होगी। एक आयन अपनी समान अवस्था को छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर घेरता है, ये गलत है भाई साहब। जालक से समान संख्या में धनायन ऋणायन लुप्त होते हैं, बिल्कुल सही है। आपका जो साटकी दोष होगा, इस साटकी दोष में क्रिस्टल से धनायन और ऋणायन दोनों समान मात्रा में, नहीं बराबर संख्या में, अपने रिक्त स्थान को मतलब अपने जालक बिंदु को छोड़कर चले जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चे लोग, चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर, समानतः ठोस क्षारीय धातु हैलाइड के रंगीन दिखने का कारण है। बताओ, समानतः ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों के रंगीन दिखने का कारण क्या है? फ्रैंकल त्रुटि, अंतरकाशी स्थितियां, एफ केंद्र, साटकी त्रुटि, या इसमें से कोई नहीं? बताओ जरा। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, जब हम बात करते हैं धातु अधिक के दोष, तो धातु अधिकता होती है ऋणायन के गायब होने से। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। धातु अधिक के दोष, धातु अधिक के दोष मतलब धनायन की अधिकता। तो धनायन अधिक कब होगा? जब ऋणायन बाहर चला जाएगा। जब ऋणायन बाहर चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाता है, और वही हमारा बनाता है एफ केंद्र। क्या? एफ केंद्र, जिसके कारण कोई भी क्रिस्टल है वो रंग अपना दे देता है भैया, रंग उसका बदल जाता है, तो एफ केंद्र हो जाएगा। ओके चलो आगे देखो, एक ठोस जालक में धनायन अपनी जालक स्थल तथा अंतराकाशी स्थिति पर स्थान छोड़ता है तो वह त्रुटि कहलाता है। मतलब धनायन अपनी जालक स्थल, मतलब यहां पर धनायन अपने जालक स्थल से हटेगा लेकिन अंतराकाशी स्थिति पर जाकर जमा होगा। तो देखो साटकी दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन दोनों बराबर मात्रा में निकलकर बाहर चल जाते हैं। लेकिन फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि धनायन अपने स्थान को छोड़ता है और अंतराकाशी स्थान पर जमा हो जाता है। तो इस पर जो हो जाएगा फ्रैंकल दोष होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, साटकी त्रुटि किसकी जालक संरचना में अपूर्णता को परिभाषित करती है? साटकी त्रुटि किसकी जालक संरचना, बताओ जरा। अभी आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, चैप्टर 1 में पूरा सॉलिड स्टेट है, इसमें 4 ऑप्शन है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। आप लोग सोच लिए होंगे, आपसे बन भी जाएगा। साटकी त्रुटि में किसकी जालक संरचना में अपूर्णता को परिभाषित करती है? तो आपको पता होना चाहिए ठोस। क्या? ठोस। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 आपका ठोस ही चल रहा है ना, तो ठोस है। चलिए, फ्रैंकल और साटकी दोष है, बताओ, नाभिकीय दोष है, आक्रिस्टलीय दोष है, क्रिस्टलीय दोष है, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रैंकल दोष और साटकी दोष पाया जाता है, ये पाया जाता है आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में। और आयनिक क्रिस्टल या आयनिक जो ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है, आयनिक, सहसंयोजी, आणविक, धात्विक। तो भाई साहब फ्रैंकल और साटकी जो है क्रिस्टलीय दोष, ठीक है, क्या? क्रिस्टलीय दोष है। ओके अगला नंबर, कुछ क्रिस्टल दाब के अनुप्रयोग पर विद्युत संकेत उत्पन्न करते हैं। इस घटना को कहते हैं, क्या बोलते हैं? पायरो विद्युत, फेरो विद्युत, पीजो विद्युत, फेरी विद्युत। हो सकता है आपको ये पता ना हो, इसको बोलते हैं पीजो विद्युत। क्या? 43 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी भैया 43 पे पहुंचे हो आप, 43, अभी हमको 70 तक जाना है। चलो आगे देखो, जब क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तियों में पकड़े जाते हैं तो इस त्रुटि को कहते हैं साटकी त्रुटि, स्टाइकियोमेट्रिक यानी रस समीकरणमिति दोष, फ्रैंकल त्रुटि, एफ केंद्र। बताओ क्या होगा जब क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ऋणायन रिक्तियों में, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे जब ऋणायन कहीं चला जाएगा। तो हमने बताया कि धातु अधिक दोष में धनायन की अधिकता कब होगी? जब ऋण गायब होगा। अब जब ऋण गायब हो गया तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया बेचारा, तो वो बना दिया एफ केंद्र। क्या बना दिया? एफ केंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। श्वेत ZnO को गर्म करने पर पीला हो जाता है, इसका कारण क्या है? फ्रैंकल त्रुटि, धातु अधिक त्रुटि, धातु न्यूनता त्रुटि, साटकी त्रुटि। धातु अधिक में क्या होगा? धनायन की अधिकता। और धनायन की अधिकता कब होगी? जब ऋणायन गायब होगा। और जब ऋणायन गायब हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, वही तो रंग बनाता है, वही तो रंग बनाता है भाई। 45 तो भैया धातु अधिक त्रुटि के कारण होता है। किसके कारण? धातु अधिक
दोष, धातु अधिक त्रुटि, रस समीकरण मिति के दोष, है ना। आपने पढ़ा रस समीकरण मिति दोष क्या कहलाता भाई साहब, जिसमें धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात ना बदले, परिवर्तित ना हो, और जिसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बदल जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अरस समीकरण मिति दोष कहलाता है। अगला देखो, AgBr क्रिस्टल में आयनों की साइज का क्रम, Ag पॉजिटिव छोटा है Br नेगेटिव से, यानी धनायन बड़ा है। AgBr क्रिस्टल नहीं गलत कर दिया मैंने, धनायन छोटा है Br नेगेटिव से, मतलब ऋणायन बड़ा है। AgBr क्रिस्टल में निम्नांकित अभिलक्षण उपस्थित होना चाहिए। दोष रहित क्रिस्टल, केवल साटकी दोष, केवल फ्रैंकल दोष, साटकी फ्रैंकल दोनों। देखो जरा एक चीज मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपका साटकी और फ्रैंकल दोष होता है, जो साटकी दोष होता है उसमें लगभग धनायन ऋणायन बराबर, लगभग की बात कर रहा हूं ना, लगभग की बात कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल। लेकिन जो आपको फ्रैंकल दोष होता है उसमें डेफिनेट है, यदि फ्रैंकल दोष की बात करूं तो उसमें डेफिनेट है बच्चा लोग कि ऋणायन बड़ा होगा। किंतु आपने एक चीज पढ़ा है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें साटकी फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है, वो आपका होता है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसलिए यहां पर साटकी और फ्रैंकल दोनों दोष को मानकर चलोगे। सभी प्रकार के आयनिक क्रिस्टलों में पाई जाने वाली त्रुटि क्या है, यानी सभी प्रकार का जो आयनिक क्रिस्टल है उसमें कौन सी त्रुटि पाई जाएगी। आरस समीकरण तो पाई नहीं जाती, फ्रैंकल दोष कभी कभी सभी प्रकार के आयनिक क्रिस्टल में नहीं पाए जाते, तो साटकी दोष जो है सभी प्रकार के क्रिस्टल में पाए जाते हैं। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या होता है, देखो जरा फिर से मैं बताना चाहूंगा। जो साटकी दोष होता है इसमें धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले गए तो घनत्व कम हो जाता है, घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि कोई भी आयन जो होता है अपने स्थान को तो छोड़ता है लेकिन अंतराकाशीय स्थान पर जमा हो जाता है, तो उसमें तो भाई कहीं गया नहीं है, तो क्रिस्टल के अंदर, तो घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं। जब गया ही नहीं तो कहां से परिवर्तन होगा, तो परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अब मैंने अभी बताया कि क्रिस्टल में जब धनायन और ऋणायन दोनों गायब होंगे, क्रिस्टल में जब धनायन और ऋणायन दोनों गायब होंगे तो क्रिस्टल का घनत्व कम होगा और वो जो दोष पाया जाता है वो पाया जाता है साटकी दोष। निम्न में से कौन सा क्रिस्टल फ्रैंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता है, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पे पहुंच चुके हैं। तो AgBr, AgCl, ZnS, KBr किसमें भैया फ्रैंकल दोष नहीं पाया जाएगा, तो KBr है वो जिसमें हमारा पाया जाएगा साटकी दोष। कौन सा दोष इसमें पाया जाएगा, KCl, KBr, Ki। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51। साटकी दोष मुख्यतः उन विद्युत संयोजी यौगिक में होता है जिनमें धनायन तथा ऋणायन निम्न भिन्न आकार के होते हैं। धनायन तथा ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। धनायन छोटे तथा ऋणायन बड़े आकार के होते हैं। धनायन बड़े तथा ऋणायन छोटे आकार के होते हैं। सोच लो आप लोग, अभी मैंने आपको समझाया भी था कि जो साटकी दोष होता है इसमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रैंकल दोष में धन आयन आपका क्या होगा, छोटा होगा, ऋणायन बड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन आयन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पी प्रकार के अर्धचालक की चालकता में वृद्धि होगी। कब पी प्रकार के अर्धचालक में चालकता की वृद्धि होगी? 4 ऑप्शन है, सोच लो आप लोग। इलेक्ट्रॉन ऋणी अशुद्धियों को मिलाने पर भैया अर्धचालक में चालकता तभी बढ़ेगा जब उसमें अशुद्धियां मिलाई जाएगी, ठीक है, वो भी आपका इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, ठीक है। चलिए, यदि एक अधातु को धातु के अंतराकाशीय छिद्र में मिला दें तो क्या हो जाएगा भाई साहब? मुलायम होगा, कम आघातवर्ध होगा, अधिक तन्य होगा, कम तन्य होगा। तो भाई अधातु मिला रहे हैं धातु के बीच, अधातु को धातु के अंतराकाशीय छिद्र में मिला रहे हैं, मतलब धातु के साथ अधातु मिला दें तो उसकी तन्यता में कमी आ जाएगी, वो कम तन्य हो जाएगा। 53, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, 60 की त्रुटि किसमें दिखेगा? NaCl, KCl, CaCl, यानी CsCl है, ठीक है, और इनमें से सभी बताओ जरा 60 की त्रुटि किसमें पाया जाएगा? तो भैया यहां पे जो 60 की त्रुटि है वो सभी में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए,
धात्विक आयन का ज्वाला रंग किसके कारण होता है? फ्रैंकल दोष, साटकी दोष, धातु न्यूनता दोष, धातु अधिक दोष। हमने अभी बताया आपको कि धातु अधिक दोष में क्या होता है? धन आयन की अधिकता। धन आयन कब बनता है? जब ऋण आयन चला जाता है। ऋण आयन जाने के कारण वहां एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है, जो रंग परिवर्तन F केंद्र है ना, रंग परिवर्तन का कारण बनता है। तो आपका धात्विक अधिकता दोष, धातु अधिक दोष जो है आपका ज्वाला रंग देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56, सिलिकॉन को हमने बोरान के साथ मिला दिया, डोपिंग कराया, तो किस प्रकार का बना? यानी आपका 14वें समूह यानी चतुसंयोजी को त्रिसंयोजी से मिलाया। तो हमने बताया था कि चतुसंयोजी को त्रिसंयोजी से मिलाओगे तो आपका पी प्रकार का बनने वाला है, और यदि चतुसंयोजी को पंचसंयोजी से मिला दो तो फिर आपका एन प्रकार का बनेगा, तो आपका बन जाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। तापरोधी के क्रिस्टल में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा का गैप होता है ए। दोनों बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित होते हैं, बहुत छोटा होता है, अनंत बहुत बड़ा होता है। 57 नंबर का बताओ। तो भैया ऊर्जा का जो गैप होगा वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। अगला देखो, एफ केंद्र से संबंधित में सही कथन है। एफ केंद्र कब बनता है? एफ केंद्र का कथन सत्य है। क्रिस्टल की रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन जुड़े रहते हैं। एफ केंद्र क्रिस्टल में रंगीन आभा प्रदान करता है। एफ केंद्र के कारण क्रिस्टल में विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ये सभी तो विद्युत चालकता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत चालकता बढ़ जाती है। यदि NaCl की संरचना पर दाब बढ़ाया जाए तब उसकी समन्वयन संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगा। बताओ 58। तो भैया NaCl की संरचना पर दाब बढ़ा दें तो समन्वयन संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अणु पास पास आएंगे। पड़ोसियों की संख्या बढ़ी तो समन्वयन संख्या बढ़ी। समन्वयन संख्या किसे कहते हैं? कोई भी परमाणु कितने अपने पड़ोसी परमाणुओं से घिरा है, और जब दाब बढ़ाएंगे तो परमाणु जो है और पास पास आएंगे भाई, तो समन्वयन संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अब आगे फास्ट करो भाई। माचिस की डिब्बी दर्शाती है 59 क्वेश्चन का बताना है कैसा होता है। घनी ज्यामिति, एकांताक्ष ज्यामिति, विषम लंबाक्ष या चतुष्कोणीय ज्यामिति, तो विषम लंबाक्ष होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पे पहुंच गए। प्रकृति में सिलिकॉन किस अवस्था में पाया जाता है? अंतःकेंद्रित घनी संरचना में, षटकोणीय बंध संकुलित संरचना में, जालिकावत ठोस फलक केंद्रित घनी संरचना में। तो इसका राइट आंसर जालिकावत ठोस है आपका भैया, ये आपका सिलिकॉन। निम्न में से कौन सा सिलिकेट त्रिविमीय है? माइका, स्पोड्यूमिन, जियोलाइट, इनमें से कोई नहीं। बताओ जरा। तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा जियोलाइट, सी। इसके बाद किसमें सममित परिक्रमण नहीं होता है? सममित परिक्रमण नहीं, षटकोणी, अष्टसम चतुर्भुजी, घनी, त्रिंताक्ष। 62 तो आपका हो जाएगा डी, त्रिंताक्ष। ठीक है, कौन सा? त्रिंताक्ष। आगे देखो, आकृष्टीय ठोस होते हैं सही अर्थों में ठोस पदार्थ, सही अर्थों में द्रव होते हैं, अस्थिति द्रव होते हैं, निश्चित गलनांक वाले होते हैं। तो एक यहां पर अभिलक्षण मिल रहा है, अतिस्थितित द्रव। क्या भाई साहब, सही है क्या? 63। तो हमारे आखिरी क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारे आखिरी क्वेश्चन भाई फटाफट देखो। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा साटकी फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है? ओ भाई साहब, वो तो AgBr है, कितने बार बता दिया सर ने। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? बताओ जरा। HCP में होती है परमाणु की संख्या 6। HCP में इकाई सेल का आयतन कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 60 से तो होता है 24√2r³। आगे देखो, HCP इकाई सेल में रिक्त स्थान कितना है? HCP में कितना होता है? 67। तो भाई साहब इसमें होता है 26%, 26%। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं भाई साहब? 4 ठोस, आयनिक ठोस, आणविक, सहसंयोजी, धात्विक। तो सहसंयोजी ठोस को नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें आयनिक ठोस का गुण नहीं है? आयनिक ठोस NaCl में है, CHCl में है, ZnCl2, H2O में जो आपका आणविक ठोस है। इस प्रकार से 69। और एक क्वेश्चन आपको तोहफा में देता हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए फ्री है। 70 क्वेश्चन मैंने कहा था, 69 क्वेश्चन लिखा मैंने। उम्मीद करता हूं यार आज के इस 70 क्वेश्चन के सीरीज में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और प्यारे बच्चों, एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि आपको पसंद आए तो प्लीज जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना। अपने देश से प्रेम करने वाला हर एक बच्चा लिखेगा जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम बोलने के पहले प्यारे बच्चों एक चीज और कहना चाहूंगा
यदि पहली बार आए हैं 12th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको देर किस बात की, इस चैनल पर जुड़ जाना चाहिए। बेहतर रूप से सुबह शाम 8 बजे आपके लिए क्लास उपलब्ध कराया जाता है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ें और बेहतर रूप से तैयारी करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।